स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द टर्निंग पॉइंट अल्मोड़ा में। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड की आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम कवर करेंगे उत्तराखंड के जनजागरण का पूरा कार्यक्रम, 1870 के डिबेटिंग क्लब की स्थापना से लेकर अल्मोड़ा अखबार और शक्ति समाचार पत्र तक। और दोस्तों, साथ ही हम विश्लेषण करेंगे कुमाऊं परिषद की उन रणनीतियों का जिसके कारण 13-14 जनवरी 1921 को कुली बिगाड़ प्रथा का ऐतिहासिक अंत हुआ। तो दोस्तों, अंत तक जुड़ बने रहिए। दोस्तों, मेरा नाम है आर एस बिष्ट। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले महत्वपूर्ण सूचना। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड की आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लक्ष्य कोई भी हो, सही दिशा और सही मार्गदर्शन ही उसे आसान बनाता है। द टर्निंग पॉइंट अल्मोड़ा आपको देता है परीक्षा केंद्रित तैयारी और व्यक्तिगत मार्गदर्शन। दोस्तों, उत्तराखंड की कठिनतम परीक्षाओं को क्रैक करने की रणनीति सीखें हमारे नए बैच गोल्यू ब्लेसिंग में। तो दोस्तों, अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आज ही संपर्क करें हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन बैच में और हमें कांटेक्ट करें 9719668523 पर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो आपको सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास केवल मैदानी इलाकों के संघर्षों तक सीमित नहीं है। हिमालय की दुर्गम घाटियों और पर्वतों के बीच स्थित उत्तराखंड और विशेष रूप से इसका सांस्कृतिक एवं राजनीतिक केंद्र अल्मोड़ा जनपद ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध प्रतिशोध का एक अजेय दुर्ग रहा है। दोस्तों, एक इतिहासकार के रूप में जब मैं अल्मोड़ा के अतीत के पन्नों को पलटता हूँ तो मुझे यह स्पष्ट दिखाई देता है कि यह क्षेत्र केवल प्राकृतिक सौंदर्य का स्विट्जरलैंड नहीं था, बल्कि यह राजनीतिक चेतना की एक ऐसी प्रयोगशाला थी जिसने समूचे भारत को कुली बेगार जैसे अहिंसक आंदोलनों का सबल मॉडल दिया था। अल्मोड़ा की भौगोलिक स्थिति ने इसे कुमाऊं मंडल का प्रशासनिक और बौद्धिक केंद्र बना दिया। चंद राजाओं की राजधानी रहने के कारण यहाँ एक शिक्षित और जागरूक मध्यम वर्ग का उदय 19वीं शताब्दी के अंत तक हो चुका था। 1857 की क्रांति की चिंगारी जो काली कुमाऊं में कालू मेहरा के रूप में दिखाई दे रही थी, वह अल्मोड़ा तक पहुँचते पहुँचते एक संगठित बौद्धिक आंदोलनों में परिणत हो गई। दोस्तों, इस लेक्चर का उद्देश्य अल्मोड़ा में स्वतंत्रता संग्राम के उस सूक्ष्म पहलू को उजागर करना है जो प्रतियोगी परीक्षाओं और ऐतिहासिक समझ के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, हम इस लेक्चर में 1870 के दशक से शुरू हुए संस्थागत सुधारों से लेकर कुली बेगार के वैधानिक अंत यानी 1923 तक का एक एक बूथ का हिसाब करेंगे। दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने हथियारों से लड़ने वालों को तो दबा दिया था, लेकिन विचारों की लड़ाई को दबाना इतना आसान नहीं था। और इसी वैचारिक लड़ाई की शुरुआत दोस्तों 1870 में अल्मोड़ा से डिबेटिंग क्लब के माध्यम से हुई थी। तो दोस्तों, अल्मोड़ा के एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे बुद्धि बल्लभ पंत। वे सरकारी नौकरी में थे, शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे, लेकिन इनका दिल समाज सुधार में लगता था। इन्होंने महसूस किया कि कुमाऊं के लोग अपनी समस्याएं आपस में तो बोलते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए 1870 में इन्होंने डिबेटिंग क्लब की स्थापना की दोस्तों। और इस क्लब का दोस्तों टर्निंग पॉइंट तब आया जब संयुक्त प्रांत के गवर्नर, उसमें तत्कालीन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर दोस्तों, उनका नाम था दोस्तों सर विलियम दोस्तों, क्या नाम था? सर विलियम म्यूर। उनका दोस्तों नाम था सर विलियम म्यूर था। ये कहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे दोस्तों? उत्तरी, ये आपके जो गवर्नर थे कहाँ के थे? उत्तर पश्चिमी प्रांत उत्तर प्रदेश के क्या थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। और जब ये अल्मोड़ा आए थे तो इन्होंने डिबेटिंग क्लब में पार्टिसिपेट किया। तो दोस्तों, इन्होंने देखा कि इस क्लब में लोग बहुत ही शानदार तर्कों के साथ सामाजिक मुद्दों को पर क्या करते हैं दोस्तों? बहस करते हैं। तो दोस्तों, विलियम म्यूर ने बुद्धि बल्लभ पंत से ऐतिहासिक बात कही। उन्होंने दोस्तों क्या कहा? विलियम म्यूर ने बुद्धि बल्लभ पंत से क्या कहा कि आप लोग यहाँ कमरे में बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन ये बातें
बाहर जनता तक कैसे पहुंचेंगी? आपको एक परस लगानी चाहिए, और जब आप परस लगाएंगे तो अखबार के माध्यम से आपके विचार बहुत दूर तक पहुंचा पाएंगे। आप उसमें सामाजिक मुद्दों, सामाजिक कुरीतियों, जो भी समाज में प्रॉब्लम है, उन समस्याओं को, जो सामाजिक समस्याएं हैं, आप उनको पेपर के माध्यम से उठा सकते हो। तो दोस्तों, बस यही वो सलाह थी दोस्तों, जिसने इतिहास बदल दिया। और इसी क्लब की नींव पर ही अगले साल दोस्तों 1871 में कुमाऊं का पहला हिंदी अखबार अल्मोड़ा अखबार शुरू हुआ दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिएगा कि डिबेटिंग क्लब केवल एक क्लब नहीं था, बल्कि उत्तराखंड में पत्रकारिता की जननी था। तो दोस्तों, जब 1870 में बुद्धि बल्लभ पंत ने अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की, तो उन्होंने इस क्लब को सामाजिक वैधता दिलाने के लिए राजा भीम सिंह को इसका संरक्षक चुना। अब दोस्तों, आपके दिमाग में बात आएगी, राजा भीम सिंह कौन है? तो दोस्तों, जैसे आपको याद ही है कि 1790 में चन्नों का पतन हो गया था, और यहाँ पर गोरखों की जड़ें कुमाऊं में जम चुकी थी। और गोरखों ने जो कुमाऊं में जो शासन किया था दोस्तों, 1790 से लेकर 1815 तक शासन किया था। और दोस्तों, गढ़वाल में भी इन्होंने 1804 से लेकर 1815 तक शासन किया था गोरखों ने। और दोस्तों, इसी चन्नों के वारिस थे जिनका पतन गोरखों ने किया था 1790 में हालाबाग के एक युद्ध में, जिसमें राजा महेंद्र सिंह हार गए थे। उन्हीं के वंशज हैं दोस्तों राजा भीम सिंह। तो इन्हीं को क्या बनाया गया, इस डिबेटिंग क्लब का गार्जियन बनाया गया। तो इनको गार्जियन बनाना दोस्तों एक बड़ी घटना थी, क्योंकि इसमें पुराने राजशाही परिवार और नए अंग्रेजी पढ़े लिखे मध्यम वर्ग का गठजोड़ हुआ था दोस्तों। और राजा का नाम जोड़ने से आम जनता को भी लगा यह क्लब कोई विदेशी संस्था नहीं थी, बल्कि यह क्लब उनका अपना है। तो दोस्तों, एक तो इस डिबेटिंग क्लब के जो संरक्षक कौन बने थे उस समय, राजा भीम सिंह। तो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिबेटिंग क्लब के संस्थापक आपको जोड़ याद रखना दोस्तों, बुद्धि बल्लभ पंत। डिबेटिंग क्लब की स्थापना कहाँ हुई थी? अल्मोड़ा में हुई थी। स्थापना वर्ष क्या है दोस्तों? 1870। और उस समय दोस्तों जो तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर थे दोस्तों, कौन थे? हेनरी रैमजे। और इसका उद्देश्य दोस्तों क्या था? डिबेटिंग क्लब का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? वो था सामाजिक कुरीतियों, शिक्षा और राजनीतिक अधिकारों पर तार्किक बहस करना। और दोस्तों, और इसी क्लब की सिफारिश पर दोस्तों किसकी स्थापना हुई? 1871 में दोस्तों किसकी स्थापना हुई? अल्मोड़ा अखबार की दोस्तों स्थापना हुई। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा के लिए है कि अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत कब हुई दोस्तों? 1871। और किसकी सिफारिश पर अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत हुई थी? डिबेटिंग क्लब की सिफारिश पर दोस्तों अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत 1871 में दोस्तों हुई। तो दोस्तों, अल्मोड़ा अखबार की स्थापना 1871 में दोस्तों हुई थी। और दोस्तों, ये कुमाऊं का एक साप्ताहिक पत्र था दोस्तों। और इसकी दोस्तों जो पंजीकरण संख्या थी दोस्तों इस अखबार की दोस्तों 10 थी दोस्तों। और दोस्तों, इसका जो प्रकाशन वर्ष था वो 1871 से 1918 तक था। और यह पेपर 39 वर्ष तक दोस्तों अल्मोड़ा अखबार उस समय चला दोस्तों। और दोस्तों, इसके जो पहले संपादक थे बुद्धि बल्लभ पंत, उसके बाद मुंशी सदानंद सनवाल जी आए दोस्तों, मुंशी इम्तियाज अली इसके तीसरे संपादक थे। उसके बाद दोस्तों जीवानंद जोशी आए अल्मोड़ा अखबार के संपादक। उसके बाद दोस्तों पाँचवें जो अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे दोस्तों विष्णु दत्त जोशी। तो दोस्तों, इन्होंने उस समय की सामाजिक परिस्थितियों और समाज में चली हुई कृत्यों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा। लेकिन दोस्तों, जो भौकाल आया विचारधारा में, जब 1913 में जब बद्रीदत्त पांडे कुमाऊं अखबार के संपादक बने, तो दोस्तों पूरी तस्वीर ही बदल गई। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में कुछ बता देता हूं। तो दोस्तों, बद्रीदत्त पांडे जी का जन्म 15 फरवरी 1882 में हरिद्वार के कनखल में हुआ था। और दोस्तों 7 वर्ष की आयु में ही अनाथ होने के बाद भी वो अल्मोड़ा आए और यही अपने संबंधियों के संरक्षण में रहे,
उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर कुमाऊं के जननायक बने। 1903 में उन्होंने शिक्षण के क्षेत्र में करियर शुरू किया, लेकिन उनकी नियति पत्रकारिता थी। उन्होंने देहरादून में प्रकाशित होने वाले अखबार लीडर में भी दोस्तों काम किया था और कॉस्मोपॉलिटन का भी उन्होंने संपादन किया था। और इस अनुभव ने उन्हें पत्रकारिता की बारीकियों और अंग्रेजी प्रशासन की कार्यप्रणाली से वे बहुत अच्छी तरह से दोस्तों परिचित हुए थे। वे बाल गंगाधर तिलक के उग्र विचारों से दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बद्रीदत्त पांडे अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों याद रखिएगा, परीक्षा के लिए दोस्तों याद होगा, आपको याद करना है कि बद्रीदत्त पांडे के जो राजनीतिक गुरु थे वे थे बाल गंगाधर तिलक। ये आपके लिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक बद्रीदत्त पांडे के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। और दोस्तों जैसे देश में लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है, उसी प्रकार बद्रीदत्त पांडे के जनसंघर्षों और कुली बेगार के सफल आंदोलन के कारण कुमाऊं की जनता ने इन्हें क्या कहा दोस्तों? कुमाऊं केसरी कहा दोस्तों। क्या कहा? कुली बेगार आंदोलन के सफल आंदोलन के बाद कुमाऊं की जनता ने बद्रीदत्त पांडे को किसकी उपाधि दी? कुमाऊं केसरी की उपाधि दी। तो कुमाऊं केसरी के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? बद्रीदत्त पांडे जी को। दोस्तों बद्रीदत्त पांडे की बाल गंगाधर तिलक से 4 मुलाकातें दोस्तों हुई थी 1905 से 1919 के बीच के दौरान। दोस्तों प्रथम मुलाकात दोस्तों उनकी बाल गंगाधर तिलक से दोस्तों उनकी मुलाकात बनारस अधिवेशन में हुई थी और उस समय बद्रीदत्त पांडे जी की उम्र 23 साल की थी और पहली बार उन्होंने तिलक को प्रत्यक्ष देखा और सुना था। और उस समय जो तिलक जी जो थे वो ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे दोस्तों। और दूसरी बार बद्रीदत्त पांडे जी की तिलक जी से मुलाकात लखनऊ अधिवेशन में हुई थी और उस समय उन्होंने सीखा दोस्तों सफलता के लिए संगठन और त्याग की आवश्यकता है। तृतीय मुलाकात दोस्तों बद्रीदत्त पांडे जी की तिलक जी से कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुई थी। तो दोस्तों बद्रीदत्त पांडे जी ने देखा कि तिलक कैसे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला रहे हैं। उन्होंने महसूस किया दोस्तों कि कुमाऊं की समस्या, कुली बेगार जो समस्या, उसमें बहुत बड़ी समस्या थी दोस्तों। उन्होंने महसूस किया कि कुली बेगार प्रथा को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़े बिना हल नहीं किया जा सकता। और दोस्तों बाल गंगाधर तिलक से बद्रीदत्त पांडे की चौथी मुलाकात अमृतसर अधिवेशन में 1919 में हुई थी। यह बद्रीदत्त पांडे की जो चौथी मुलाकात जो दोस्तों हुई थी अमृतसर अधिवेशन में 1919 में हुई थी और यह बद्रीदत्त पांडे की तिलक के साथ अंतिम और सबसे निर्णायक मुलाकात थी दोस्तों। और यह अधिवेशन उस समय दोस्तों आपको पता ही है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी की खूनी छाया में आयोजित हुआ था। अमृतसर का माहौल बहुत गमगीन था और पूरी पंजाब आक्रोशित था। पंजाब में मार्शल लॉ लगा हुआ था। तिलक बहुत अस्वस्थ थे, फिर भी दोस्तों वे इस अमृतसर अधिवेशन में आए थे और उन्होंने अंग्रेज़ों की कड़ी निंदा की थी और अपने पक्ष को जोरदार तरीके से दोस्तों तिलक जी ने रखा था। बद्रीदत्त पांडे जी ने जलियांवाला बाग की मिट्टी को अपने माथे पर लगाया। उन्होंने तिलक को देखा कि एक वृद्ध शेर जो घायल होने के बाद भी, बीमार होने के बावजूद भी दहाड़ रहा है। इस दृश्य ने पांडे जी के भीतर भय को पूरी तरह दोस्तों समाप्त कर दिया। तो दोस्तों बद्रीदत्त पांडे जी की ये 4 मुलाकातों के बाद बद्रीदत्त पांडे जी को ये अनुभव हुआ, ये फील हुआ और उन्होंने चौथी मुलाकात होने के बाद कहा था कि लोकमान्य तिलक के 4 बार दर्शन करने के बाद आज मेरी 4 धाम यात्रा पूरी हो गई है। ये कथन किसका है दोस्तों? बद्रीदत्त पांडे का है। कथन क्या है दोस्तों? लोकमान्य तिलक के 4 बार दर्शन करने के बाद आज मेरी 4 धाम यात्रा पूरी हो गई है। तो दोस्तों पांडे जी का यह कथन केवल भावुक उद्गार नहीं था, यह एक संकल्प था। यह संकल्प हमको उत्तरायणी मेले बागेश्वर में 14 जनवरी 1921 को दिखा। कुली बेगार प्रथा के अंतिम रूप में हमको दोस्तों ये चीज़ दोस्तों दिखाई दी थी। तो दोस्तों बद्रीदत्त पांडे जब से
इस अल्मोड़ा अखबार के क्या बने, संपादक बने। तो शुरू में इसकी पाठकों की संख्या 60 के आसपास दोस्तों हुआ करती थी, और बाद में जैसे ही बजरत पांडे जो गरम दल को बिलोंग करते थे, इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई, अखबारों की संख्या जो बिक्री हो गई दोस्तों 1500 तक पहुंच गई थी। और जो उस समय दोस्तों ये 500 अखबार बनना पहाड़ी समाज में उस समय की साक्षरता को देखते हुए एक चमत्कारिक आंकड़ा था दोस्तों। उन दिनों अखबार का जो ट्रेंड था वो नेक्स्ट लेवल का दोस्तों, कि एक खबर भी गांव को पता लगी तो वो 10 गांव तक उस खबर को पहुंचा देता था। लोग सामूहिक जीवन जीते थे दोस्तों। आज की तरह नहीं कि बंद कमरे में आप मोबाइल में रील देख रहे हैं और बगल वाले को भी आप पहचान नहीं रहे हैं दोस्तों। लोग समूह में बैठकर अखबार सुनते थे, और ये संदेश बजरत पांडे जी का बहुत दूर तक पहुंच जाता था। उनकी भाषा में दोस्तों आग थी, वे व्यंग करते थे, मुहावरों और तीखे शब्दों का प्रयोग करते थे। उनके लेखों में शीर्षकों को पाठकों को रोमांच भर देते थे। उन्होंने अल्मोड़ा के कुलीन वर्ग के ड्राइंग रूम से निकालकर इस अखबार को गांव के चौपालों तक पहुंच दिया। शुरू में दोस्तों इस अखबार के जो पाठक हुआ करते ज़्यादातर कुलीन वर्ग लोग हुआ करते थे, वही लोग अखबार को पढ़ते थे। लेकिन जब से बजरत पांडे जी इसके संपादक बने तो आम व्यक्ति भी इस पेपर का खरीदार बन गया था दोस्तों। और दोस्तों बजरत पांडे के नेतृत्व में इस अल्मोड़ा अखबार ने 3 मोर्चों पर दोस्तों ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। पहला दोस्तों कुली बेगार के विरुद्ध महायुद्ध, दूसरा दोस्तों वन नीति और जन अधिकार के प्रति। दोस्तों अंग्रेजों ने जंगलों को आरक्षित घोषित कर ग्रामीणों के पारंपरिक अधिकारों घास लकड़ी चारा पर दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया था। पहले दोस्तों में क्योंकि ये जो कुली बेगार आंदोलन है और जो वन आंदोलन है ये समांतर ही चले हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों मैं इसकी वन वाला जो पोर्शन है ये इसके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा। अल्मोड़ा अखबार ने इसे जनता के अस्तित्व पर हमला बताया। बजरत पांडे जी ने तर्कों के साथ दोस्तों सिद्ध किया कि जंगल यहाँ के निवासियों के हैं, सरकार के नहीं हैं। ये बात उन्होंने अखबार में प्रमुखता से दोस्तों उठाई। उन्होंने वन विभाग की जातियों को उजागर किया, जिसने 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना का रास्ता भी दोस्तों साफ किया। और तीसरा जो उन्होंने जोरदार तरीके से दोस्तों जो मुद्दा उठाया था, नायक प्रथा और सामाजिक शुद्धि। तो दोस्तों उस समय कुमाऊं में एक जाति विशेष में प्रचलित नायक प्रथा, जिसमें लड़कियों को वेश्यावृत्ति करने के लिए बाध्य किया जाता था, के खिलाफ बजरत पांडे ने जोरदार दोस्तों अभियान चलाया था। उन्होंने इसे सामाजिक कलंक बताया और इसके उन्मूलन के लिए समाज और सरकार दोनों पर दोस्तों दबाव बनाया था। और उसके बाद दोस्तों अब एक अगली घटना दोस्तों बड़ी घटती है कि 1918 के होली विशेषांक में क्या हुआ दोस्तों, जैसे जैसे इस अखबार की पॉपुलरिटी बढ़ रही थी और यह पेपर ब्रिटिश प्रशासन की आंखों में दोस्तों खटकने लगा था, और तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर लोमस विशेष रूप से इस अखबार से चिढ़ा हुआ था, क्योंकि लगातार बजरत पांडे कुली बेगार प्रथा के बारे में या अंग्रेज़ों की दमन नीति के बारे में, उनकी शोषण नीति के बारे में लगातार पेपरों में लिख रहे थे। और दोस्तों 1918 में होली के अवसर पर बजरत पांडे ने एक संपादकीय लिखा जिसका शीर्षक था जी हजूरी होली, जी हजूरी होली। और यह दोस्तों चापलूसों पे प्यार था कि बस अंग्रेजों पर जी हाँ पर हाँ में लाओ। और इसी अंक में एक अन्य लेख छपा हुआ था दोस्तों, लोमस की भालूशाही। दोस्तों ये आपको याद रखना, एक होली अंक में एक और शीर्षक छपा हुआ था, लोमस की भालूशाही, लोमस की भालूशाही, लोमस की भालूशाही। तो दोस्तों क्या हुआ, लोमस तो पहले ही बजरत पांडे से चला हुआ था, और अप्रैल 1918 में दोस्तों एक ऐसी घटना घटी जिसने आग में घी का काम किया। लोमस अपनी एक महिला मित्र के साथ शाही देवी के जंगल में शिकार और मौज मस्ती के लिए गया था। दोस्तों शाही देवी शीतला के अल्मोड़ा से के पास ही पड़ता है दोस्तों, और आपने शाही देवी का मंदिर जरूर सुना होगा। तो वहाँ के जंगलों में जो वन विभाग का जो वहाँ पर ऑफिस है वहाँ पर ठहरा हुआ था और अपनी महिला मित्र के साथ गुलछर्रे उड़ा था दोस्तों। वो इतिहास इसे सुरा और सुंदरी का प्रसंग कहते हैं। और दोस्तों जब लोमस
शराब पी रहा था, तो एक स्थानीय कुली से उसने सोडा या शराब जो भी मंगाया उसको लाने में देर हो गई। नशे में धुत लोमस ने आव न देखा न ताव अपनी बंदूक उठाई और गरीब कुली पर गोली चला दी, जिससे वह कुली बुरी तरह से दोस्तों घायल हो गया। जब मामला बढ़ा तो खुद को बचाने के लिए लोमस ने एक बेतुका झूठ बोला। उसने कहा, मैं तो जंगली मुर्गी पर शिकार कर रहा था, कुली को गोली गलती से लग गई। तो बजरंग पांडे जी ने इस झूठ को अपने अखबार में रंगे हाथों पकड़ा। उन्होंने फिर लिखा अपने पेपर में, साहब अगर मान भी लें आप मुर्गी मार रहे थे तो भी आप अपराधी हैं, क्योंकि अप्रैल के महीने में आप गुरछर्रे उड़ा रहे हैं और अप्रैल का महीना पक्षियों के प्रजनन का महीना होता है और अंग्रेज़ों के कानून के मुताबिक, उनके वन कानून के मुताबिक इस समय शिकार करना वैसे भी गैरकानूनी है। तो आप काहे को जंगल में मुर्गी मार रहे थे, क्योंकि आप ही के नियम मुताबिक शिकार करना अप्रैल के दिनों में मना था, जिस महीने में आप गुलछर्रे साई देवी के मंदिरों में उड़ा रहे थे। तो पांडे जी ने साफ कह दिया कि कुली हो या मुर्गी, लोमस हर हाल में दोषी है। बजरंग पांडे की इस निडर रिपोर्टिंग से बौखलाकर लोमस ने अल्मोड़ा अखबार पर 1000 रुपये का दोस्तों जुर्माना लगा दिया। और दोस्तों उस समय के ज़माने में यह बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। डेविडिंग क्ले के पास दोस्तों इतनी रकम नहीं थी, इसलिए दोस्तों यह अखबार 1918 में, जो मैंने आपको टाइटल बताया था, लोमस की भालूशाही की वजह से ये दोस्तों ये बंद हो गया। तो दोस्तों जिस समय अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध लगा उस समय कुमाऊं कमिश्नर विंडम थे और डिप्टी कमिश्नर लोमस था। और दोस्तों अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध लगने के बाद गढ़वाल से प्रकाशित होने वाले पुरुषार्थ पत्र के संपादक गिरजा दत्त नैथानी ने एक व्यंग छापा और उसमें लिखा, एक फायर के 3 शिकार, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। यानी कि दोस्तों एक फायर के 3 शिकार, मुर्गी, कुली और अल्मोड़ा अखबार, यानी कि दोस्तों लोमस की उस गोली ने इन तीनों को ख़त्म कर दिया। मुर्गी लोमस ने ख़त्म होने की बात करी, कुली को मार दिया, घायल कर दिया और अल्मोड़ा अखबार दोस्तों बंद हो गया। लेकिन दोस्तों अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ था, कलम नहीं। बजरंग पांडे ने हार नहीं मानी दोस्तों, बजरंग पांडे ने दोस्तों हार नहीं मानी। उन्होंने जनता से चंदा मांगा और अखबार के बंद होने के कुछ ही महीनों के बाद दोस्तों 15 अक्टूबर 1918 विजयादशमी के दिन, दशहरे के दिन, उन्होंने एक नया अखबार शुरू किया दोस्तों, शक्ति समाचार पत्र, कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे द्वारा संपादित, वर्ष 1938। और ये इमेज आप बद्रीदत्त पांडे जी की दे गई, महानायक की आप फोटो यहाँ पर इमेज आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों। और ये दोस्तों किस प्रेस से ये अखबार छपा? देशभक्त प्रेस अल्मोड़ा से दोस्तों अखबार छपा। इसके संपादक कौन थे दोस्तों? शक्ति समाचार पत्र जो विजयादशमी दशहरे के दिन जिसकी स्थापना हुई 15 अक्टूबर 1960 को, इसके संपादक दोस्तों पहले जो संपादक कौन थे? बद्रीदत्त पांडे थे। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? कुली बेगार प्रथा का अंत और राष्ट्रवाद का प्रचार। और दोस्तों अल्मोड़ा अखबार के तुरंत बंद होने के बाद इन्होंने शक्ति समाचार पत्र दोस्तों शुरू कर दिया। और उन्होंने दोस्तों आगे चलकर, इस शक्ति अखबार ने आगे चलकर कई सारे सामाजिक मुद्दों को उठाया दोस्तों, जैसे कुली बेकार का विरोध। ये मुद्दा इन्होंने बहुत तेजी से उठाया, अपने लेखों में आग फेंकी। नायक प्रथा का अंत इन्होंने पर बहुत लिखा। जंगलात कानून, जिस तरह से अंग्रेज लगातार 1893 से, और जब से इनका वन विभाग बना था तब से लगातार ये उनकी जंगल और ज़मीन को छीन रहे थे, उस पर लगातार प्रहार बद्रीदत्त पांडे अपने शक्ति समाचार पत्र के माध्यम से कर रहे थे। अस्पृश्यता का अंत, नशाबंदी, महिला जागृति, अश्वगंधन महात्मा गांधी द्वारा जो चलाया जा रहा था 1920 में, पूर्ण स्वराज्य की मांग,
और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, पशु बलि विरोध, लगान, अंग्रेजों के लगान और टैक्स का विरोध, इन मुद्दों को दोस्तों शक्ति अखबार ने दोस्तों प्रमुखता से उठाया दोस्तों। तो दोस्तों जब पांडे जी की मुलाकात उनके वैचारिक गुरु लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से 1919 में अमृतसर अधिवेशन में हुई थी, तो तिलक जी से उन्हें प्रेरित करते हुए कहा था कि तुम कुमाऊं के पहाड़ों में रहते हो, वहाँ जाकर शेर की तरह दहाड़ो। लोमस ने तुम्हारा पेपर बंद किया है लेकिन विचार नहीं। और दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि पैसा न होने के कारण जो अल्मोड़ा अखबार के जो मैनेजर थे सदानंद सनवाल जी ने इस्तीफा दिया और 1871 से चल रहा अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया। और 1918 में जो गिरिजादत्त नैथानी द्वारा जो प्रसाद नामक जो पेपर चलता था, उसमें जो पत्र चलता था, उसमें उन्होंने इस कार्रवाई की खुलकर आलोचना की थी और हेडलाइन छापी थी, एक गोली के 3 शिकार, कुली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। तो दोस्तों इसके बाद हम अब जो अल्मोड़ा अखबार और शक्ति समाचार ने जो सामाजिक मुद्दों को उठाया, उसमें से एक बहुत बड़ी समस्या दोस्तों उत्तराखंड की थी, उत्तराखंड की कुली बेगार प्रथा। तो दोस्तों अब हम उत्तराखंड में जो कुली बेगार प्रथा है, इसके बारे में कत्यूरी काल से वैधानिक अंत तक इस समस्या को समझेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कुली बेगार से संबंधित जो महत्वपूर्ण लाइनें हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं, आपको इन पंक्तियों को ध्यान में देना है कि जब कुली बेगार आंदोलन सफल हो गया 1921 को बद्र पांडे के नेतृत्व में उत्तरायणी मेले में, तो महात्मा गांधी का जब दौरा हुआ था 1929 में, और जब उनको इस आंदोलन की सफलता के बारे में पता चला तो उन्होंने इसको क्या कहा, एक रक्तहीन क्रांति की ऐतिहासिक गाथा। क्योंकि दोस्तों अंग्रेजों भारतीयों ने जब भी आंदोलन किया था उनके खिलाफ हर जगह खून बहा था, लेकिन दोस्तों एक ऐसी क्रांति थी जहां खून भी नहीं बहा और आंदोलन भी सफल हो गया और कुली बेगार के जितने भी रजिस्टर थे वे सरयू नदी में बहा दिए गए थे। तो एक रक्तहीन क्रांति, कुली बेगार प्रथा को एक रक्तहीन क्रांति किसने कहा था दोस्तों, महात्मा गांधी ने। और दोस्तों कार्ल मार्क्स ने, जो महान दार्शनिक थे, उन्होंने इसे क्या कहा था, एक अतिरिक्त श्रम की चोरी। किसने कहा था दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने कहा था। और दोस्तों असहयोग आंदोलन की कुली बेगार प्रथा जब कुली बेगार आंदोलन जब के बारे में स्वामी सत्यदेव ने क्या स्टेटमेंट दिया था, कुली बेगार को असहयोग आंदोलन की प्रथम ईंट बताया था दोस्तों। तो आपका क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में आ सकता है कि असहयोग आंदोलन की प्रथम ईंट किसे कहा, स्वामी सत्यदेव ने कहा। एक हमारे तत्कालीन उस समय लोक कवि थे दोस्तों गौरीदत्त पांडे, तो उन्होंने भी अपनी कविताओं के माध्यम से, कुमाऊनी कविताओं के माध्यम से कुली बेगार प्रथा को जबरदस्त रूप से उठाया था दोस्तों। उन्हीं का कथन है दोस्तों, उन्हीं की जो ये कुमाऊनी पोएम है, मुल्क कुमाऊं का सुन लिया यारो, झन दिया कुली कति बेगार। तो वो दो मुल्क कुमाऊं से कह रहे हैं, अच्छी तरह सुन लो, आपको कुली बेगार नहीं देना है। उसके बाद सभ्य समाज के लिए कलंक, सभ्य समाज के लिए कलंक, ये किसने कहा, तारादत्त गहलोत जी ने कहा। हमारे अंग अंग पर कर लगा चुके हैं, अब सांस लेना बाकी है। ये कथन दोस्तों किसका है, बद्रदत्त पांडे जी का है कि जो कुली बेगार प्रथा है इसने हमारे अंग अंग पर दोस्तों कर लगा दिए हैं, अब सांस लेना केवल बाकी बचा है। ये कथन दोस्तों किसका है, बद्रदत्त पांडे जी का है, और जिनको हम कुरमांचल केसरी या कुमाऊं केसरी के नाम से दोस्तों जानते हैं। और इसी कुली बेगार आंदोलन को गढ़वाल क्षेत्र में अनुसुया प्रसाद ने प्रमुखता से उठाया था, उस आंदोलन को लीड किया था। इसी आंदोलन को लीड करने की वजह से, नेतृत्व करने की वजह से इनको गढ़ केसरी कहा जाता है दोस्तों। अनुसुया प्रसाद को क्या कहा जाता है दोस्तों, गढ़ केसरी। और दोस्तों ये कथन जो है, स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं परीक्षाओं के लिए। जब बद्रदत्त पांडे जी बागेश्वर पहुंच गए थे जनसमूह के साथ उत्तरायणी मेले में, तो कुमाऊं कमिश्नर विजडम और वहाँ पर जो कैप्टन था उनका डाइविल वहाँ था, डाइविल वहाँ पर था।
तो कम तो उस समय क्योंकि वो आंदोलन को असफल करना चाह रहे थे और डायबल पूरी तरह से खूनी होली खेलने के मूड में उतरी था, आंदोलन को असफल करने के मूड में था। तो उस समय बद्रीनाथ पांडे ने दहाड़ते हुए कहा था, कमिश्नर साहब कितनी गोलियां चलाओगे, चलाओ, जनता की चट्टान उनसे न टूटेगी, गोलियां खत्म हो जाएंगी तथा लाशों के ढेर लग जाएंगे। इतना बड़ा साहसिक वचन गोली के आगे किसका था दोस्तों? बद्रीनाथ पांडे जी का था। और दोस्तों उत्तराखंड के कुली बेगार पर एक पुस्तक लिखी है दोस्तों, और इस पुस्तक के लेखक हैं शेखर पाठक। उत्तराखंड कुली बेगार पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? शेखर पाठक हैं दोस्तों। और दोस्तों कुली बेगार के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि अल्मोड़ा अखबार और क्योंकि दोस्तों जब से अंग्रेज यहाँ पर आए उन्होंने बिना मेहनताना दिए लोगों से जबरन मजदूरी कराई, उसी को दोस्तों कुली बेगार कहते हैं। तो कुली बेगार का अर्थ होता है बिना भुगतान किए मजदूरी कराना, बिना पेमेंट के काम कराना। कुली का अर्थ दोस्तों क्या होता है? मजदूरी, और बेगार का अर्थ होता है दोस्तों बिना मजदूरी के। तो दोस्तों ब्रिटिश शासन के दौरान उन दिनों दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और यातायात साधनों के अभाव के कारण कुलियों की मांग बहुत ज़्यादा थी और इसी काल में कुली आंदोलन भी प्रारंभ हुआ क्योंकि क्षेत्र में कुली बेगार जैसी शोषणकारी प्रथाएं दोस्तों उस समय चल रही थी दोस्तों। तो दोस्तों कुली बेगार प्रथा क्यों लागू हुई थी? एक तो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र थे दोस्तों, यहाँ पर सड़कों का अभाव था, संसाधनों की रिसोर्सेज की कमी थी, और जब अंग्रेज अधिकारी भूमि बंदोबस्त के लिए अपने प्रशासनिक काम के लिए एक गांव से दूसरे गांव में आते थे तो उनके साथ जो सामान होता उसकी ढुलाई के लिए आदमियों की ज़रूरत पड़ती थी। और दोस्तों वो बिना पेमेंट के ये काम करते आ रहे थे क्योंकि यदि हम देखें उत्तराखंड के इतिहास को, यदि हम कचूरी काल से अभी हम दोस्तों देखेंगे तब से ये प्रथा कहीं न कहीं उत्तराखंड में डिमांड थी और इसी का फ़ायदा उठाकर लोगों ने, इन अंग्रेज़ों ने इनको अपनी बबौती बना लिया और जनता का शोषण किया। तो अंग्रेज अधिकारियों की जो यात्राएं होती थी और उनकी जो प्रशासनिक सामान की ढुलाई के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती? कुली की ज़रूरत पड़ती थी दोस्तों। और इसका परिणाम क्या हुआ दोस्तों? जनता का आर्थिक व शारीरिक शोषण, सामाजिक असंतोष। दोस्तों जब फसल का समय है, इंसान के पास समय है या नहीं है, वो स्वस्थ है या अस्वस्थ है, गांव के प्रधान के पास रजिस्टर होता था और जब उसकी बारी आती थी और पटवारी के माध्यम से, ग्राम प्रधान के माध्यम से इन रजिस्टरों को चलाया जाता था और जो अमीर लोग होते थे दोस्तों वो पैसा देकर दूसरे कुली को भेज दिया करते थे। तो इससे ज़्यादा पीड़ित जो गरीब और जो दलित वर्ग का समाज जो था उसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा दोस्तों पीड़ित हुआ। तो कुली बेगार विरोधी जो आंदोलन का जो उदय हुआ कुमाऊं गढ़वाल दोस्तों दोनों में हुआ। अब ये जो दोस्तों कुली प्रथा है इसके दोस्तों 3 प्रकार हमें देखते हैं। एक तो हमने दोस्तों कुली बेगार हमने पढ़ा, बिना मेहनत बिना मजदूरी काम कराना। दूसरा यहाँ पर एक शब्द आ रहा दोस्तों कुली उतार, कुली का अर्थ मजदूर, उतार में उतर कर नीचे आना। तो पुराने समय में दोस्तों ये नीचे रास्ता है और ऊपर गांव है, ऊपर दोस्तों क्या है? ऊपर नीचे गांव है। तो लोगों को सांप का सामान लेने के लिए नीचे उतरना पड़ता था और मुफ्त में उनका सामान ढोना पड़ता था और ये कानूनी बाध्यता थी दोस्तों। ऐसा न करने पर जुर्माना और दंड दोनों का दोस्तों प्रावधान किया हुआ था अंग्रेजों ने। और दूसरा रूप दोस्तों इसी कुली बेगार का हमें अगला रूप देने को मिलता है कुली बर्दाई। तो इसके लिए दोस्तों अंग्रेजों के लिए मुफ्त भोजन, जब भी आपके गांव में आएंगे प्रशासनिक कामकाज के लिए वो आएंगे, एक गांव से दूसरे गांव का विजिट करेंगे, उस दौरान आपको उनके लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था, ईंधन की व्यवस्था, घास, यदि कोई खच्चर वगैरह वो लाए हैं तो उनके लिए घास की व्यवस्था, लकड़ी की व्यवस्था, दूध घी आदि की सब व्यवस्था आपको करनी पड़ती थी दोस्तों कुली बर्दाश्त के अंदर। तो दोस्तों हमें अंग्रेजों के समय में 3 प्रकार की ये बेगारी देखने को मिलती है। एक तो दोस्तों कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दाश्त। और दोस्तों एक हलक बेगार भी होता था जिसमें ग्रामीणों की बारी आने पर सरकारी डाक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना पड़ता था। भले ही ये प्रथा लगभग 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ख़त्म हो गई थी, लगभग 1891 के आसपास ये प्रथा, ये हलक बेगार वाली ख़त्म हो गई थी, लेकिन ये तीनों प्रथाएं दोस्तों चल रही थी, कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दाई। तो दोस्तों कुली बेगार में आप बिना पेमेंट की काम करोगे और कुली
काम करोगे और कुली उतार में आप अपने गांव ऊपर से नीचे उतर कर, जहाँ रास्ते की इंसान हमेशा नदी घाटी के ऊपर ही हमेशा बसता था, तो नीचे उतरता था और ब्रिटिश अधिकारियों का सामान ढोने की उसकी क्या थी, कानूनी बाध्यता थी। और चाहे फसल हो, बीमार हो, शादी हो, कुछ भी हो, किसी भी कंडीशन में आपको ये काम करना होता था। उसके बाद दोस्तों अब हम देखते हैं दोस्तों अंग्रेजों ने इसका फ़ायदा कैसे उठाया, कुली बेगार। तो दोस्तों इसकी जड़ें कत्यूरी काल से ही दोस्तों उत्तराखंड मौजूद थी। तो दोस्तों कत्यूरी काल में हम देखते हैं 8वीं से 11वीं शताब्दी इस प्रथा की शुरुआत विष्टि का मतलब दोस्तों होता है अनिवार्य श्रम के रूप में हुई थी। विष्टि का अर्थ होता, तो विष्टि कर होता था। इसका उपयोग उस समय जो दुर्ग निर्माण होते थे राजा के, उनके लिए जनता से फ्री में मजदूरी ली जाती थी, सैन्य रसद पहुंचाने के लिए ली जाती थी। और उसके लिए दोस्तों भट्ट और चार प्रचार नामक अधिकारी जनता से बिष्टी लेने का काम क्या करते थे, बिना पारिश्रमिक दिए, बिना मजदूरी दिए क्या करते थे। लेकिन उस समय जनता अपना कर्तव्य समझती थी, राजा को अपना भगवान जैसा स्वरूप मानती थी, इसलिए वो खुशी खुशी उन दिनों राजा का काम कर देते थे। और ये सीनल होता था, राजा भी अपनी प्रजा को अपनी संपत्ति मानता था। तो ये शोषण का उसमें चरम समय नहीं था दोस्तों। लेकिन हम बाद में देखते हैं परमार और चंद्रकाल में बेगार प्रथाएं। पंथ्या दादा की दोस्तों गढ़वाल में एक कहानी आती है, जिन्होंने सबसे पहले इस कुली बेगार प्रथा का विरोध किया था दोस्तों गढ़वाल में परमार शासकों के समय में। रोजा और दुणखेड़ी दायित्व और ये दमनकारी जो प्रथाएं वहाँ पर हमें देखने को मिलती थी दोस्तों। और इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार इस घटना के अभिलेखी प्रमाण से अधिक उत्तराखंड की जन में सुरक्षित उस प्रारंभिक चेतना का प्रतीक है, जिसे आगे चलकर बेगार विरोधी आंदोलन की वैचारिक भूमि तैयार की। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक ही बात जाननी है कि परमार शासकों के समय जो परमार काल में भी जो बेगार प्रथा चली आ रही थी, और पंथ्या दादा जो श्रीनगर के पास ही के गांव के ही रहने वाले थे, इन्होंने कुली बेगार का प्रथा का सर्वप्रथम क्या किया था, विरोध करने वाले पंथ्या दादा पहले व्यक्ति हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कुली बेगार आंदोलन की असली पृष्ठभूमि गोरखा शासन और गोरख्यानी। तो दोस्तों कुली बेगार प्रथा सामान्यतः दलित वर्ग और निर्धन जनता पर थोपी जाती थी, किंतु गोरखा शासन के दौरान इस अमानवीय श्रम से ब्राह्मण वर्ग को अछूता नहीं रखा गया दोस्तों। गोरखा अधिकारी पंडितों से यह कहकर मानित करते थे कि पंडितों के चरण पूजनीय होते हैं, मस्तक नहीं, क्योंकि सर तो आपका खाली है, यदि पाँव छूने भी तो आपके पाँव छूएंगे, पंडित जी ने कहा हम पाँव छूते हैं, सर तो आपका खाली है, इसलिए आप भी बोझा ढोगे, जो उनके सामाजिक सम्मान और सत्ता के दमनकारी स्वरूप को दर्शाता है। उसके बाद दोस्तों अब हम कुछ एक्ट लॉ पढ़ते हैं, जिसके कारण अंग्रेजों ने इस कुली बेगारी प्रथा को क्यों कंपल्सरी किया हुआ था दोस्तों। ब्रिटिश शासन और बेगार का बदलता हुआ स्वरूप, रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ फोर्ट विलियम एक्ट जो वॉल्यूम 2 है, इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख था, क्योंकि उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन ही कुमाऊं प्रेसिडेंसी आती थी, और वहीं से ये रूल बना हुआ था दोस्तों। कौन सा रूल? द रेगुलेशन एंड लॉ इनेक्टेड बाय द गवर्नर जनरल इन काउंसिल वॉल्यूम 2। इस लॉ में क्या था दोस्तों, ऐसा कि जब भी ब्रिटिश अधिकारी पहाड़ी क्षेत्र के दौरे पर आएंगे तो उनके सामान की ढुलाई के लिए कुल्लों की व्यवस्था करना स्थानीय जनता का कानूनी कर्तव्य होगा। ये इस एक्ट में दोस्तों उस समय लिखा था। तो दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कत्यूरी यदि हम बात करें कि प्राचीन काल की हम बात करें, मध्यकाल की हम बात करें, तो कत्यूरी काल में भी दोस्तों बिष्टी श्रम दिया जाता था दोस्तों, अनिवार्य श्रम दिया जाता था। और कत्यूरी शिलालेखों और ताम्रपत्र के अनुसार भट्ट और जो दोस्तों चार पिचार नामक जो अधिकारी होते थे, वे लोगों से बिष्टी लेते थे। और दोस्तों बिष्टी जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है, और जिसका अर्थ होता है बिना किसी पारिश्रमिक के या बिना किसी मजदूरी के लिया जाने वाला श्रम को हम बिष्टी कहते हैं दोस्तों, जिसे आधुनिक काल में हम बेगार कहते हैं, जिसे कहते हैं दोस्तों।
अब दोस्तों यहाँ पर भट्ट सैन्य या सुरक्षा संबंधी कार्यों से जुड़े होते थे और वहीं 4 पे 4 जो अधिकारी होते थे वे राज्य के आदेशों का विस्तार करते थे और प्रशासनिक कार्यों के लिए और मानवीय श्रम बेगार की भी व्यवस्था करते थे। तो दोस्तों यदि हम देखें कि जो बेगार की जो शुरुआती साक्षी हैं, इस तथ्य से बात मतलब ऐतिहासिक प्रमाण है कि उत्तराखंड में कुली बेगार की जड़ें कतुरी काल यानी कि 8वीं से 11वीं शताब्दी के बिष्टिकर से छिपी हुई थी। उस समय राज्य निर्माण, परिवहन और रसद के लिए मानवीय श्रम को एक अनिवार्य कर के रूप में वसूला जाता था। तो दोस्तों कतुरी काल में राजा जब मंदिर बनवाता था, जैसे आपके कोई जो भी मंदिर उस समय के बने हैं, चाहे जागेश्वर हो, बैजनाथ का मंदिर हो या केदारनाथ धाम हो, बद्रीनाथ धाम हो, या यहाँ कुछ रिपेयरिंग करनी हो, दीवार बनानी हो, तो जनता खुद अपना श्रम देती थी। तो दोस्तों कतुरी काल में इसे श्रमदान माना जाता था और जनता सोचती थी कि राजा भगवान का रूप है और उसके लिए पत्थर ढोना मतलब पुण्य कमाना। इसलिए दोस्तों उस समय कोई विरोध नहीं था। तो दोस्तों चाहे कतुरी काल हो और कतुरी काल के बाद कुमाऊं में चंद काल हो, तो बेगार जो प्रथा थी उसमें ये इतनी शोषणकारी नहीं थी। लोगों की धार्मिक आस्था राज्य के प्रति थी। राजा अपना होता था और वो जनता को अपनी संपत्ति मानता था। तो उस समय इसका ये शोषण रूप नहीं देखने को मिलता। लेकिन दोस्तों परमार वंश में हमें गढ़वाल के एक पंथा दादा की कहानी हमें मिलती है कि पंथा दादा ने, जिसकी हम बात करें, पंथा दादा को राजशाही की निरंकुशता और शोषणकारी कार्यप्रणाली के विरुद्ध पहले प्रतिरोध करने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। तो दोस्तों पंथा दादा का जन्म पौड़ी गढ़वाल के सुमाड़ी गांव में हुआ था और राजा अजयपाल के समय से ऐसा माना जाता है कि उनको करमुक्ति भूमि दी गई थी। अब दोस्तों संघर्ष तब हुआ जब 17वीं शताब्दी में परमार शासकों ने सुमाड़ी गांव को जो करमुक्ति अजयपाल के समय मिली थी उनकी पारंपरिक स्वायत्तता को समाप्त कर दिया और उन पर भी दूणखेड़ी और अन्य कर थोपने का प्रयास किया। तो दूण एक अनाज नापने का एक बर्तन होता है दोस्तों। खेड़ी आपका अनाज होने का बेगार हो गया। तो अब जब यहाँ के लोगों ने राजा का प्रतिरोध किया, परमार राजाओं का प्रतिरोध किया उस समय, तो इतिहासकार के अनुसार रोजा जैसे अमान्य दंड उन पर लाद दिए गए और राजा ने फरमान, जब उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने कहा कि हमें राजा अजयपाल ने हमें कर मुक्ति दी है, तो उन्होंने कर देने से मना कर दिया। तो राजा ने फरमान जारी कर दिया और उन पर सुमाड़ी गांव पर रोजा दंड दोस्तों लागू कर दिया, जिसके तहत गांव के प्रत्येक परिवार को प्रतिदिन एक व्यक्ति की बलि दी जाती थी। और दोस्तों मात्र 16 वर्ष की आयु में पंथा दादा ने अपने परिवार की बारी आने पर 21 अन्य ग्रामीणों के साथ सामूहिक आत्मदाह की घटना देखने को हमें दोस्तों मिलती है। ऐसी कहानी में हमें सुनने को मिलती है। और दोस्तों उत्तराखंड सरकार द्वारा भी सुमाड़ी में पंथा दादा की स्मृति में एक भव्य स्मारक और मूर्ति की स्थापना का निर्णय भी जनवरी 2021 में लिया गया है। और ये जो तथ्य जो है इसकी ऐतिहासिक तथ्य की दोस्तों पुष्टि करता है। इस ऐतिहासिक तथ्य की दोस्तों क्या करता है? पुष्टि। और दोस्तों लोक संगीत जो आधुनिक काल में हमारे प्रसिद्ध लोक गायक हैं नैनी सिंह नेगी ने उनके बलिदान पर भी कुछ गीत लिखे हैं और लिखा है, जुग जुग तक रालू याद सुमाड़ी कु पंथू दादा, जुग जुग तक रालू याद सुमाड़ी कु पंथू दादा, जो एक ऐतिहासिक धन्ना को लोक चेतना में जीवित रखती है। और दोस्तों आप जानते हैं
हम अभी हमारी बात हो चुकी है गोरखा शासन में। गोरखा का जो शासनकाल रहा उत्तराखंड में 790 से 1805 तक दोस्तों रहा। और यहाँ पर इनके शासन को गोरखानी कहलाता है और ये बहुत ज़्यादा क्रूरता का प्रतीक था दोस्तों। और पूरा का पूरा इनका जो शासन था दोस्तों सैनिक शासन था। जनता की सहमति नहीं थी, पंचायत या लोक व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। जो हुक्म आएगा वही कानून था और इसी डर पर आधारित शासन की दोस्तों गोरखों की शुरुआत होती थी। उनका सेना का सामान ढोना, उनका अनाज ढोना, उनका रसद सामग्री पहुंचाना, पहाड़ी रास्ते बनाना, किलों का निर्माण करना। दोस्तों मजदूरी नहीं मिलती थी, मर्जी जनता की बिल्कुल नहीं चलती थी और यही कुली बेगार की मानसिकता थी। सैन्य बेगार सबसे खतरनाक रूप था। गोला बारूद भी दोस्तों उसमें गोरखों को ढोना पड़ता था। हथियारों को भी दुर्गम पहाड़ों पर भी बिना बेगार के काम करना पड़ता था दोस्तों। इनकी एक और थी कर सोने कतिया। यह सबसे बड़ी मार थी दोस्तों। जब खेती का समय होता था, जरूरी समय होता था, लोगों को बेगार के लिए पकड़ लिया जाता था। चाहे बुआई का समय हो, कटाई का समय हो, आपकी शादी हो रही है, आपको दुल्हन भी नहीं बने दिया जाएगा, आपको पकड़ के ले जाएगा और आपसे काम करवा जाएगा, जिसको दोस्तों सोने कतिया कहते थे। तो गोरखों का इतना डर था कि इतना ज़्यादा क्रूर दंड दिया जाता था कि यहाँ तक कि उन्होंने पंडितों को भी नहीं छोड़ा और उनसे कहा कि पंडित आप पूजनीय हैं, पंडितों के चरण पूजनीय हैं पर मस्तक नहीं, चरण पूजनीय है, इसलिए सर तो आपका खाली है, तो सर से बोझ हुआ। तो जो सामाजिक अमार और सत्ता के दमनकारी स्वरूप को दोस्तों दर्शाता है। और दोस्तों जब विलियम टेल जब कुमाऊं के कमिश्नर बने तो ये बहुत ही उदार व्यक्ति थे और जो उत्तराखंड में जो दमन चल रहा था, लोगों को फसल काटते समय जो दिक्कतें हो रही थी, उस प्रॉब्लम को समझते हुए जनता को बेगार से राहत देने के लिए इन्होंने खच्चर सेना का प्रस्ताव दिया दोस्तों। लेकिन ये जो खच्चर सेना जो थी ये लंबी समय तक नहीं चल पाई क्योंकि दोस्तों ये असफल रही, क्योंकि खच्चरों का जो रखरखाव था बहुत महंगा था और ये व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चल पाई। आगे के जो कमिश्नर आते हैं तो उनको लगा जब परंपरागत रूप से कस्तूरी चंद और परमार या गोरखों से जब फ्री में काम करते आ रहे हैं तो अब इतना खर्चा खच्चरों में क्यों कर रहे हैं, हम अपने राज्य से पैसा क्यों दें। और इसी अंग्रेजी मानसिकता की वजह से ये जो है खच्चर सेना जो विलियम टेल द्वारा बनाई गई थी कि जिसमें खच्चरों से जो है अंग्रेज़ों का सामान ढुलवाया जाएगा। और दोस्तों इसी वजह से जो है जब नैनीताल की खोज हुई थी तो विलियम टेल ने इसका खुलासा नहीं किया था, बल्कि बाद में पी बैरन कहता भी है कि विलियम टेल को ये पता था, लेकिन ये जगह पता थी लेकिन उन्होंने बताया नहीं क्योंकि वो जानते थे कि इससे समस्या पहाड़ों की और ज़्यादा बढ़ जाएगी, टूरिस्ट संख्या और बढ़ जाएगी, यहाँ के लोगों पर बोझ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए दोस्तों उन्होंने नैनीताल की खोज होने के बाद भी इसका खुलासा नहीं किया। और बाद में हम पी बैरन 1841 में जो नैनीताल की खोज वाला कॉन्सेप्ट हम इतिहास में पढ़ते हैं। और दोस्तों उसके बाद 1840 दोस्तों लोहाघाट में भी विद्रोह हुआ और लोहाघाट छावनी में ग्रामीणों ने सामान ढोने से मना कर दिया। अब दोस्तों गांव वालों का काम है फसल काटना है, गाय चराना है, घरेलू अपने काम करने हैं और ये हर स्थिति में अपना काम करवाते थे दोस्तों। किसी भी समय गांव का प्रधान आपको आवाज़ लेके बुला लेगा और आपको जाना पड़ेगा, नहीं देने पर दंड देना पड़ेगा या आपसे मारपीट की जाएगी दोस्तों। तो 1840 में भी दोस्तों धीरे धीरे अब विद्रोह की ज्वाला दोस्तों अब तेज हो रही है। उसके बाद दोस्तों हमें सोमेश्वर अल्मोड़ा की बात आती है। तो दोस्तों सोमेश्वर जो अल्मोड़ा के पास ही है दोस्तों, उन्होंने भी सहयोग करना छोड़ दिया दोस्तों। और वहाँ पर एक अंग्रेज यात्री थे पिलग्रिम, उनको अपनी यात्रा के दौरान एक भी कुली दोस्तों नहीं मिला। तो धीरे धीरे दोस्तों ये जो पीड़ा है ये कैसे लोगों के बाहर आ रही है, इन हेडिंगों के माध्यम से दोस्तों आप समझने का प्रयास करिए। उसके बाद दोस्तों 1850 का दौर आता है और औपनिवेशिक सत्ता परम चरणों पर है। विशाल हिमालय की दुर्गम घाटियों के किसानों ने अपनी गरिमा के लिए
अभी चुपचाप प्रतिरोध किया है दोस्तों, अभी वो अपने इलाके तक सीमित हैं और धीरे धीरे बिगाड़ नहीं देने का संकल्प धीरे धीरे उठा पा रहे हैं। तो 1850 में भी जो है विद्रोह हमें देखने को धीरे धीरे दोस्तों मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों 1957 की बात आती है दोस्तों। तो 1957 में भी हेनरी रैमजे, जब भारत की पहली स्वतंत्रता क्रांति के समय हेनरी रैमजे को भी जब कुली नहीं मिले तो उन्होंने सामान ढुलवाने का काम दोस्तों किसके थ्रू करवाया था दोस्तों? कैदियों के थ्रू करवाया था। तो स्थानीय लोग नहीं अवेलेबल थे, तो इसलिए उन्होंने जेल के कैदियों का प्रयोग बोझा ढोने में दोस्तों उसमें किया था। फिर दोस्तों ये लोग लेके आ गए थे बहुत ही खतरनाक कानून दोस्तों, अंग्रेज लोग लेके आ गए हैं दोस्तों। कौन सा कानून? ये कानून लेके आ गए हैं दोस्तों 1874 का शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट। इसके तहत दोस्तों अब इन्होंने बेगार प्रथा को क्या कर दिया? वैधानिक रूप, लीगल रूप दे दिया। अब बेगार न देना अपराधी श्रेणी में आ गया, क्योंकि इससे पहले दोस्तों कानून नहीं था। यदि आप किसी को पकड़ भी लेते हो तो आप उस पर मुकदमा नहीं कर सकते थे, आप उस पर केस नहीं कर सकते थे, केवल आप मारपीट कर सकते थे, डांट सकते थे, ये सब कर सकते थे। लेकिन यदि आप उसको हवालात की सज़ा देना चाहते हो तो इन्होंने 1874 का शेड्यूल एक्ट के द्वारा बेगार को क्या बना दिया? जरूरी कर दिया था। और जबकि आप दोस्तों जानते हो कि जो कचेरियों के समय था वो स्वैच्छिक था, फसलों के समय या जरूरी काम के समय राजा आपसे बेगार नहीं लेता था। अभी कितना शोषणकारी अंग्रेजों ने बेगार प्रथा को बना दिया 1874 के शेड्यूल एक्ट के बाद। आप दोस्तों इसको आप कल्पना करिए। फिर दोस्तों 1893 की बात आती है दोस्तों, वन अधिकार। ये लोग एक कानून लेके आते हैं दोस्तों, कौन सा? कुमाऊं वेस्टलैंड रूल लेके आते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों? सरकार ने जितनी भी बेनाम भूमि थी, मतलब जिसके नाम पर जमीन नहीं है, उसको संरक्षित वन यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित कर दिया। अब ग्रामीणों के पशु चराने और लकड़ी छीनने का भी अधिकार उनसे छीन लिया दोस्तों, उनसे छीन लिया। और इसी का नतीजा ये हुआ कि 1893 में जब कांग्रेस का जब लाहौर अधिवेशन हुआ, पहली बार बेगार के विरुद्ध राष्ट्रीय प्रस्ताव दोस्तों पारित हुआ था। 1893 में पहली बार कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार बेगार के विरुद्ध राष्ट्रीय प्रस्ताव दोस्तों पारित हुआ था। और इसी प्रस्ताव ने, कांग्रेस के इसी लाहौर अधिवेशन के प्रस्ताव ने 1921 जो उत्तरायणी मेले में के आंदोलन की जो दोस्तों नींव तैयार करी। उसके बाद दोस्तों एक बहुत बड़ी घटना, एक साहस हमें देखने को मिलता है। एक हमें अल्मोड़ा का खत्याड़ी गाँव, अल्मोड़ा के नगर के पास ही में एक गांव है दोस्तों, खत्याड़ी गांव। तो खत्याड़ी लोगों ने बेगार देने से मना कर दिया और गांव के लोगों ने एकजुट होकर बेगार देने से दोस्तों साफ साफ मना कर दिया। तो इनको पकड़ लिया गया, इन पर केस ठोका गया। तो दोस्तों उस समय जो हमारा हाईकोर्ट होता था वो इलाहाबाद हाईकोर्ट हुआ करता था उस समय, क्यों इलाहाबाद हाईकोर्ट हुआ करता था। तो दोस्तों केस इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ही चला उस समय। और उसके बाद दोस्तों जब केस चला तो 1904 में दोस्तों इसका फैसला आया दोस्तों। अभी इसका फैसला आया और ये फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रामीणों के पक्ष में फैसला दोस्तों दिया। तो दोस्तों यह बेगार के खिलाफ पहली कानूनी जीत थी दोस्तों, जिससे जो आंदोलनकारी थे उसमें गजब का आत्मविश्वास इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले ने भर दिया। और उसके बाद दोस्तों 1903 में लॉर्ड कर्जन की जो होती है उत्तराखंड की यात्रा होती है और लॉर्ड कर्जन अल्मोड़ा से कहाँ जा रहे होते हैं दोस्तों? गढ़वाल जा रहे होते हैं दोस्तों। लॉर्ड कर्जन जो भारत के जो गवर्नर जनरल हैं या जिनको आप 18 सन के बाद वायसराय कहते हो, 1858 का जो ये लोग एक्ट लेके आए थे, 1858 के बाद इनको आप भारत के गवर्नर जनरल को आप क्या कहते हो? वायसराय कहते हो। तो यही जो सबसे बड़ा पद है भारत का जो सर्वोच्च पद है वायसराय, लॉर्ड कर्जन अल्मोड़ा होते हुए गढ़वाल जा रहे थे। तब उस समय गौरीदत्त बिष्ट जी हो गए और महंत नारायण दास ने इनसे मुलाकात की थी, लॉर्ड कर्जन से मुलाकात की थी और एक ज्ञापन दिया था। और यहाँ पर जो ये दमनकारी जो कुली बेगार प्रथा थी और जंगलात संबंधी जो कानून थे, जो जंगल जल सभी को
जंगल, जल सभी को ख़त्म कर रहे थे। उन समस्याओं के बारे में विस्तार से लॉर्ड कर्जन को अवगत कराया था। किसने? तो दो नाम आज जुड़ याद रखिए दोस्तों, गौरीदत्त बिष्ट और महंत नारायण दास। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं प्रांतीय काउंसिल में उत्तराखंड की पहली गूंज 1894। तो दोस्तों जो प्रांतीय काउंसिल हमारा था उत्तर प्रदेश में, तो उसमें जो प्रतिनिधित्व था उसमें प्रतिनिधित्व था 1894 में पंडित ज्वालाजी जोशी जी का था। ये अल्मोड़ा से थे और ये प्रांतीय काउंसिल लखनऊ इलाहाबाद में थी दोस्तों, और उसमें प्रतिनिधि चुने गए थे पंडित ज्वालाजी जोशी। तो इन्होंने उस समय ये मुद्दा बेगार, जो कुली बेगार प्रथा का कड़ा प्रतिरोध किया था। और उसके बाद दोस्तों 1897 में भी पंडित ज्वालाजी जोशी ने बेगार प्रथा लेने का कड़ा विरोध किया और उन्होंने बेगार, ऐसा बेगार लिखिए इसको, बेगार की मजदूरी दरों को बढ़ाने की, उनका क्या मजदूरी दीजिए उसकी मांग की थी। लेकिन सरकार ने बेगार को ख़त्म नहीं किया था दोस्तों। लेकिन इन प्रश्नों ने साबित कर दिया दोस्तों कि बेगार गैरकानूनी है और जिससे जनता का मनोबल बला। यानी कि 1894 और 1897 में ज्वालाजी जोशी ने कुली बेगार समस्या के संबंध में प्रांतीय काउंसिल में ये मुद्दा जोर शोर से दोस्तों उठाया था, ये आप कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब ये कुली बेगार जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई तो कुली एजेंसी की स्थापना के बारे में विचार आया। तो दोस्तों ये विचार कैसे आया कि गढ़वाल के कुली बेगार के विरुद्ध संघर्ष का संस्थागत रूप देने का श्रेय राय बहादुर, ये राय बहादुर अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि है, जोसिंह को जाता है। और ये उस समय जोसिंह को जाता है। ये तहसीलदार भी रहे दोस्तों गढ़वाल के, बंदोबस्त तहसीलदार भी रहे गढ़वाल में। इनकी वैचारिक, ये अंग्रेजों के अफसर रहे दोस्तों, इनकी वैचारिक पृष्ठभूमि गिरिजाधर नैथानी ने गढ़वाली अखबार के माध्यम से कहा था कि क्यों नहीं कि जनता टैक्स दे दे और कुली की व्यवस्था कर ले। जनता टैक्स दे दे और कुली की व्यवस्था कर ले, मतलब सब लोग गांव वाले चंदा दे देंगे और चंदे से जिनको कुली का काम करना है वो कुली पर जाएगा। ये विचार किसका आया था दोस्तों? ये विचार आया था सबसे पहले गिरिजाधर नैथानी ने गढ़वाली अखबार के माध्यम से विचार दिया था कि जो लोग कुली का काम नहीं करना चाहते हैं तो वो लोग चंदा दे के मतलब एक फंड बना लेंगे और फंड से जो कुली का काम करना चाहते हैं, कुली का काम तो बहुत से लोग आज भी दोस्तों समाज में करते हैं, सब तो नहीं करना चाहते हैं लेकिन कुछ तो करते हैं। तो जो लोग नहीं करना चाहते हैं वो लोग चंदा कहिए या कुली टैक्स करिए, उस कुली बेगार से बच सकते थे। तो इस विचार को जो है जोसिंह ने बहुत सीरियसली लिया और इन्होंने स्थापना कर दी, कुली एजेंसी की स्थापना कर दी 1908 में पौड़ी में, कि जनता को जो लोग कुली बेगार देना नहीं चाहते हैं, जो लोग कुली बेगार करना नहीं चाहते हैं, वो चाहे आप उसे कुली टैक्स कह लीजिए या चंदा कह दीजिए, यदि वो देंगे तो उनको कुली बेगार पर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जो गरीब है, जो दे नहीं सकता है, वो तो कुली बेगार पर उसको जाना ही पड़ेगा। बिना मजदूरी के अंग्रेजों का डांड ढोना ही पड़ेगा। लेकिन ये छूट किसको थी? केवल जो पैसा दे सकता, जैसे उच्च कुल के लोग, अमीर घरानों के लोग इससे बच सकते थे। क्योंकि यदि अमीर से आप कुली का काम कराओगे, उससे बोझा डुटाल की तरह काम कराओगे तो वो अपना सामाजिक मान समझेगा, तो इससे तो बच सकता था। इसीलिए जोसिंह ने ये विचार जो है किसका पसंद आया? जो गिरिजादत्त नैथानी ने गढ़वाली अखबार में जो विचार दिया था, ये जोसिंह को बहुत पसंद आया और उन्होंने फिर जो है जो समय के हमारे जो जिले के जो डिप्टी कमिश्नर थे उनको इस राय से अवगत कराया और उनको तो कहा, अंग्रेजों ने तो यही कहा कि देखो हमारा सामान ढोने से मतलब है, यदि जनता पैसा दे रही है, यदि हमारा सामान, हमें कुली एजेंसी बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, बस हमारा काम रुकना नहीं चाहिए और हम ये पैसा अपने राजस्व से नहीं देंगे, जनता अपनी पैसा देगी और उसी फंडिंग से जो है कुली एजेंसी चलेगी। ये साफ अंग्रेजों ने
इस शोषणकारी प्लान मास्टर प्लान के बारे में बता दिया था। तो दोस्तों प्रथम सचिव इसके कौन बने? जब ये कुली एजेंसी की स्थापना हुई दोस्तों, इसका अधिकारी नाम आपसे परीक्षा में पूछा, कुली एजेंसी बनी, इसकी स्थापना 1908 में पौड़ी में हुई थी। इसका अधिकारी नाम दोस्तों है ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन। इसके प्रथम सचिव दोस्तों कौन थे? राय बहादुर जोसिंह नेगी। और इसके संस्थापक थे दोस्तों, और पहले सचिव भी कौन थे? जो क्योंकि इन्होंने, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी भी थे, इन्होंने इनको अमली जामा इसको पहनाया, मतलब उन्होंने कुली एजेंसी की स्थापना करी। दूसरी सचिव बने तारा दत्त गैरोला, और इसी कुली एजेंसी के तीसरे सचिव बने दोस्तों शालीग्राम सिंह, और इसके अध्यक्ष थे जिले के डिप्टी कमिश्नर गढ़वाल के, उसके पदेन अध्यक्ष होते थे। और उस समय दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर कौन था दोस्तों? पी विंडम था दोस्तों। और प्रशासनिक मार्गदर्शक उस समय इसका कौन बना कुली एजेंसी का? स्टोवेल। चंदा प्रत्येक परिवार को एक आना या कहीं अलग जगह पर अलग भी दोस्तों ये वेरी कर सकता है। तो लेकिन बद्रदत्त पांडे ने इसकी काफ़ी आलोचना करी और कहा ये तो पैसे वाली बेगार है, आप हमारा शोषण करो, पैसे वाली बेगार। तो कुमाऊं ने कभी इस तरह के विचार का, यहाँ की बुद्धिजीवियों ने कभी भी इस तरह की कुली एजेंसी विचारधारा का कभी सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने माना कि ये तो पैसे वाली बेगारी है। और अनुसुया प्रसाद ने, जो भगुना थे, जिनको गढ़ के सिंह नाम जाता है, इसको शिष्यत्व का शोषण कहा, शिष्यत्व का शोषण कहा। फिर धीरे धीरे दोस्तों कुली एजेंसी की जो स्थापना वर्ष है 1908 में गढ़वाल में कुली एजेंसी बनती है। लोग पैसा जमा कर रहे हैं, और वो पैसा जो जमा हो रहा है, जो लोग कुली का काम करना चाह रहे हैं इधर से या बाहर से, जहाँ से भी लोग लाए जा रहे हैं, वो कुली का काम कर रहे हैं, उनको मजदूरी दी जा रही है और काम चल रहा है। लेकिन जो लोग नहीं दे पा रहे हैं वो तो बिना मेहताने की मजदूरी पर जाएंगे ही जाएंगे। तो लेकिन जिनको नहीं जाना है, जो खासकर सम्मानी परिवार हैं, कुलीन परिवार हैं, या जो अमीर तबके के लोग हैं, वो इससे बच सकते थे कुली एजेंसी। अब गढ़वाल कुली एजेंसी की स्थापना, ये प्रथम एजेंसी 1908 में खुली दोस्तों, जोसिंह नेगी द्वारा गठित हुई। फिर धीरे धीरे अल्मोड़ा में भी भले ही कभी सपोर्ट तो हुआ नहीं इसको, लेकिन उन्होंने कुली एजेंसी बनाने का प्रयास किया गया था 1909 में। उसी तरह दोस्तों 1909-10 में चांदपुर एजेंसी गढ़वाल में आंतरिक भाग में प्रथम विस्तार इसका हुआ। 1910-11 में कुली एजेंसी दसौली और नागपुर एजेंसी बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग के बढ़ते, यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक रहता है कि बद्रीनाथ केदारनाथ, यहाँ पर भी एजेंसी बनाई गई थी दोस्तों। उसके बाद 1911 में श्रीनगर, पाली पछाऊ एजेंसियाँ और श्रीनगर के मुख्य डिपो बनाया गया, और कुमाऊं और अल्मोड़ा में भी इसका विस्तार किया गया। और फिर 1912 में लैंसडाउन में बना, बधान दानपुर पट्टियों में इसका पंजीकरण कोऑपरेटिव एक्ट के माध्यम से दोस्तों किया गया इस कुली एजेंसी का। उसके बाद 1913 में सीमांत क्षेत्र जैसे सूर, शेरा, ये पिथौरागढ़ के क्षेत्र में भी इसका दोस्तों विस्तार। कुल मिलाकर दोस्तों आपको जो परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है कि 1913 तक कुमाऊं गढ़वाल में कुल कितनी एजेंसियां बन गई थी दोस्तों? 22 एजेंसियां बन गई थी। जो महत्वपूर्ण बात आपको परीक्षा के लिए याद रखनी है कि 1913 तक कुमाऊं गढ़वाल में कुल कितनी एजेंसियां बन चुकी थी? 22 एजेंसियां बन चुकी थी। तो आपको दो चीज़ ध्यान देनी, एक तो कुली एजेंसी की स्थापना कब हुई? 1908 में हुई। किसके थ्रू हुई? किसने की? राय बहादुर जोसिंह नेगी ने करी। इस कुली एजेंसी का अधिकारी नाम क्या था? ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन था दोस्तों। और 1913 के आते आते तक कुलियों का विस्तार कितना हो गया? कुमाऊं गढ़वाल में 22 तक पहुंच गया। उत्तराखंड में कुल एजेंसियां दोस्तों कितनी होगी? 22। इसमें से गढ़वाल में 10, और इनका मुख्यालय क्या था? पौड़ी था, ठीक है। और ज़्यादातर जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होता था, जहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट आते थे, उन स्थानों पर कुल एजेंसियाँ ज़्यादा बनी दोस्तों, जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर ज़्यादा। उसी तरह कुमाऊं में भी 12, और इसका विस्तार अल्मोड़ा, नैनीताल, भीमताल, रामगढ़, इन क्षेत्रों में हमें दोस्तों दिखाई दिया। फिर उसके बाद दोस्तों 1913 की बात आती है। एक कठोर प्रशासनिक दोस्तों आदेश आता है। जारीकर्ता कौन है? कुमाऊं कमिश्नर पी विंडम। और इन्होंने क्या कर दिया? एक सरकारी आदेश द्वारा क्या कर दिया? कुली बेगार को अनिवार्य कर दिया, और इनकार करने पर राजद्रोह का मुकदमा चलाने की चेतावनी दी। और पटियारियों को भी कुली रजिस्टर को सख्ती से रखरखाव और पालन का इन्होंने क्या दिया? निस्तार। इससे क्या हुआ दोस्तों? कुमाऊं में और गढ़वाल में व्यापक जन असंतोष दोस्तों बढ़ा। अब दोस्तों मैंने अभी पहली बात की, और इसी समय जो है बद्रदत्त पांडे का आगमन हुआ। उन्होंने अल्मोड़ा अखबार की बागडोर 1913 में दोस्तों संभाली थी, और उनके नेतृत्व में कुली बेगार के उग्र लेप उन्होंने छापने शुरू किए, और जनता में राजनीतिक चेतना भरनी उन्होंने शुरू कर दी दोस्तों। और इसी का जो प्रतिफल था दोस्तों, कुमाऊं प्रशासन की
गठन की प्रथम वैचारिक कल्पना, क्योंकि कुमाऊं परिषद दोस्तों बनाया जा रहा है और ये किसका प्रतिरोध करेगा? कुली बेगार का प्रतिरोध करेगा। ये जो शोषणकारी प्रथा है इसका दमन करने के लिए कुमाऊं परिषद बनने का विचार सबसे पहले कब आया? 31 मार्च 1908 को अल्मोड़ा अखबार के अंक के माध्यम से व्यक्ति की गई थी। कोई ऐसा संगठन हो, ऐसा कोई परिषद हो जो अंग्रेजों की शोषणकारी प्रथा का जबरदस्त विरोध कर सके। और इसी विचार ने 1916 में कुमाऊं परिषद की औपचारिक गठन का मार्ग दोस्तों साफ कर दिया। तो कुमाऊं परिषद का जो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य रहा दोस्तों 1916 में, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य दोस्त था कुली बेगार प्रथा का अंत, जंगलात अधिकारों की रक्षा, जंगलात वनों पर लगातार कानून बने। उसके लिए मैं अलग से वन आंदोलन लेके आऊँगा दोस्तों, अलग से सीरीज में, क्योंकि इसी में सब कुछ करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसको मैं अलग से वीडियो, जब भी वन विभाग पर कानून में टॉपिक बनेगा तो उस समय डिटेल से इसको लेके आऊँगा। सामाजिक सुधार और नवजागरण, स्थानीय समस्याओं राष्ट्र को राष्ट्रीय मंच देना, स्वायत्तता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की बात कुमाऊं परिषद द्वारा उठाई गई दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी कुमाऊं परिषद की, वो 30 सितंबर 1916 को हुई थी दोस्तों। और किस स्थान पर हुई थी? मजेड़ा, नैनीताल में। ठीक है, तो ज़्यादातर सोर्स जो ऑथेंटिक सोर्स है, जो मजेड़ा वाला क्षेत्र जो कई जगह है, लेकिन जो नैनीताल वाला क्षेत्र है, जो नैनीताल और अल्मोड़ा के बीच में जो खन्ना गर्म पानी वाला क्षेत्र आता है, उसी बगल में गांव है मजेड़ा, इसको ज़्यादा ऑथेंटिक बताया गया है दोस्तों। तो मजेड़ा नैनीताल में जो है कुमाऊं परिषद की दोस्तों स्थापना हुई थी। इसके उस समय दोस्तों संस्थापक सदस्य कौन थे? राय बहादुर नारायण दत्त छेमवाल, जिनको हम एनडी छिपाल भी कहते हैं, इसके संस्थापक सदस्य थे उस समय के दोस्तों। अभी कुमाऊं परिषद की मीटिंग नहीं हुई है, ये केवल स्थापना के अध्यक्ष हैं दोस्तों। स्थापना जिस समय हुई थी 30 सितंबर 1916 को मजेड़ा नैनीताल में, उस समय जब मीटिंग हुई होगी उस दिन वहाँ, तो राय बहादुर नारायण दत्त छेमवाल क्या थे? इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। और ये जो कुली जो आपका ये जो कुमाऊं परिषद है, इसकी स्थापना करने में जो महत्वपूर्ण हाथ रहा, जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत, बाद ये मुख्यमंत्री बनते हैं, बाद में भारत के गृह मंत्री भी दोस्तों बनते हैं। बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, इंद्रलाल शाह, चंद्रलाल शाह, मोहन सिंह धर्मवाल, प्रेम वल्लभ पांडे, भोला दत्त पांडे, लक्ष्मी दत्त शास्त्री, और भी सारा आपको अलग अलग सूरत में अलग नाम मिल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सामूहिक प्रयास था दोस्तों। कुमाऊं परिषद को जो बनाना एक व्यक्तिगत व्यक्ति ने नहीं बनाया था, ये सामूहिक एफर्ट से दोस्तों बना था। अब दोस्तों कुमाऊं परिषद अब अपनी मीटिंग करेगा, जो अंग्रेजों की दमनकारी और जो ज्वलंत मुद्दा है जंगलात और कुली बेगार, इस पर जस्ट चोट करेगा दोस्तों कुमाऊं परिषद। तो दोस्तों अब फर्स्ट जो मीटिंग होती है दोस्तों कुमाऊं परिषद की, अल्मोड़ा में होती है दोस्तों 1997 में। और जयदत्त जोशी उस दिन इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसमें बेगार का जो है बहुत ज़्यादा विरोध किया जाता है। उसके बाद इसका दूसरा अधिवेशन दोस्तों, सेकंड अधिवेशन 1918 में हल्द्वानी में होता है और तारादत्त गौरवाला होता है। इसमें भी बेगार को अवैध घोषित करने की मांग की जाती है। और दोस्तों फिर तीसरा अधिवेशन होता है कुमाऊं परिषद का 1919 में कोटद्वार में, और बद्रीदत्त जोशी इसके अध्यक्ष बनते हैं। और ये हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर, क्योंकि इसमें मुस्लिम सदस्यों ने भी उस पर बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया था दोस्तों। और चौथा जो अधिवेशन है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है 1920 वाला, काशीपुर में हुआ था दोस्तों, हरगोविंद पंत थे। और इसी अधिवेशन में जो ये कुमाऊं परिषद है, गर्म और धर्म दल की विचारधारा में अंतर पैदा हुआ था दोस्तों। और असहयोग का संकल्प, अंग्रेजों से असहयोग का संकल्प दोस्तों लिया गया था। उसके बाद पांचवी मीटिंग दोस्तों 1923 में टनकपुर में हुई थी बद्रीदत्त पांडे। तब तक तो कुली बेगार की प्रॉब्लम सॉल्व भी हो चुकी थी। और बेगार समाप्ति के बाद जीत का जश्न यहाँ पर मनाया गया था दोस्तों। उसके बाद जो अंतिम बैठक हुई वो गन्यादोली में हुई, और बैरिस्टर मुकुंदी लाल रानीखेत में दोस्तों जगह है। बैरिस्टर मुकुंदी लाल जो भारतीय राष्ट्रीय, ठीक है, बैरिस्टर लाल ने इसकी अध्यक्षता की थी। और 1926 में ही कुमाऊं परिषद का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विलय हो गया था, क्योंकि अब दोनों का एक ही लक्ष्य रह गया था, कुमाऊं परिषद का और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वायत्तता। भारत को अंग्रेजों से क्या दिलानी है? आज़ादी दिलानी। तो इसलिए
कुमाऊं परिषद का उस समय किस में विलय हो गया, कांग्रेस में दोस्तों विलय हो गया था। लेकिन जैसे मैंने दोस्तों अभी बताया 1918 में जो हल्द्वानी में जो 1918 में जो हल्द्वानी में जो तारद गहलोत के समय जो दोस्तों जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों, तो 1918 में हल्द्वानी में अंग्रेजों को अल्टीमेटम उनको दे दिया गया। और उस समय द्वितीय अधिवेशन जो हुआ था कुमाऊं परिषद का 1918 में हल्द्वानी में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे तारद गहलोत। और उसमें अंग्रेजों को 1918 में 2 वर्ष का समय दिया गया था। उन्होंने अंग्रेजों से कहा, उनको प्रस्ताव भेजा कि 2 वर्ष का हम आपको समय दे रहे हैं कि आप इस प्रथा को ख़त्म करिए, नहीं तो हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, मतलब आपकी बैंड बजा देंगे। ये बात किसने कही? कुमाऊं परिषद ने 1918 के कुमाऊं परिषद के द्वितीय अधिवेशन में दोस्तों कही थी। तो दोस्तों कुमाऊं के दूसरे अधिवेशन में अंग्रेजों को अल्टीमेटम दोस्तों दे दिया गया था। 2 वर्ष का समय दोस्तों दे दिया गया था कि अंग्रेजों को कुली बेगार प्रथा समाप्त कर देनी चाहिए, नहीं तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। और इस 2 वर्ष से सरकार को सुधार का मौका कुमाऊं परिषद ने दिया। लेकिन दोस्तों धैर्य का अंत हो गया दिसंबर 1920 में, जब सीमा समाप्त हो गई। 1918 से 1920 में जब 2 वर्ष समाप्त हो गई, तो कुमाऊं परिषद के काशीपुर अधिवेशन में 1920 में बद्रीनाथ पांडे ने धारते हुए कहा कि अब और समय नहीं दिया जाएगा, मतलब जो अंग्रेजों को अब और समय नहीं दिया जाएगा, अब हम आंदोलन करेंगे। उनका सीधा कहना यह था कि अब हम क्या करेंगे, कुली बेगार प्रथा के खिलाफ क्या करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे, एक बड़ी ज़मीन तैयार करेंगे। तो काशीपुर अधिवेशन में 1920 में नेताओं ने कहा, जो गर्म दल के जो नेता थे उन्होंने कहा कि हमने बहुत इंतज़ार कर लिया, अब समय ख़त्म हुआ, अब क्या होगा, बड़ा आंदोलन हुआ। और उसके बाद कांग्रेस का जो है दोस्तों नागपुर अधिवेशन होता है 1920 में, और महात्मा गांधी को कुमाऊं आने के लिए आमंत्रण दिया जाता है। काशीपुर अधिवेशन के बाद जैसे ही काशीपुर अधिवेशन समाप्त होता है दोस्तों, तो 23 दिसंबर 1920 को बद्रीनाथ पांडे के नेतृत्व में हरगोविंद पंत और विक्टर मोहन जोशी सहित लगभग 20 लोगों का प्रतिमंडल नागपुर के लिए रवाना होता है। और वहाँ उनकी मुलाकात दोस्तों किससे होती है, महात्मा गांधी जी से होती है। और वो उत्तराखंड में प्रचलित कुली बेगार की अमानवीय प्रथा के बारे में उनकी जो है महात्मा गांधी से विस्तार से चर्चा होती है। और यहीं पर दोस्तों बद्रीनाथ पांडे जी महात्मा गांधी जी को कुमाऊं आने का आमंत्रण देते हैं, और महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मैं सही समय पर जरूर आऊँगा, कुमाऊं जरूर आऊँगा। और इसी का नतीजा होता है दोस्तों कि महात्मा गांधी की 1929 में कुमाऊं यात्रा दोस्तों होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बद्रीनाथ पांडे और उनकी टीम को महात्मा गांधी द्वारा जो है आशीर्वाद दे दिया था कि गांधी जी बहुत व्यस्त थे और वो असहयोग आंदोलन की नींव रख रहे थे उस समय। तो उन्होंने कहा कि आंदोलन आपका बिल्कुल अहिंसक होना चाहिए, और भविष्य में जब भी अनुकूल समय आएगा वे उत्तराखंड जुड़ाएंगे। और उसी वजह से दोस्तों महात्मा गांधी की पहली बार उत्तराखंड यात्रा जो है 14 से 2 जुलाई 1929 में कुमाऊं की यात्रा पर दोस्तों, ऐतिहासिक यात्रा पर दोस्तों आते हैं। तो दोस्तों उसके बाद गांधी से नागपुर अधिवेशन के बाद तुरंत जो है उसके बाद सबसे पहला जो विद्रोह होता है कुली बेगार के खिलाफ, सभी जो कुमाऊं परिषद है उसकी जो पूरी टीम है, सब वो लोग आंदोलन का नेतृत्व तैयार करते हैं, उसकी ज़मीन तैयार करते हैं। और शुरुआत होती है 1 जनवरी 1921 में चामी गांव। ये दोस्तों ये गांव जो है बिल्कुल बागेश्वर के पास है, चामी गांव। और वहाँ पर हरगोविंद नेतृत्व में बेगार देने से साफ मना कर दिया जाता है, और एक बड़ी सफलता दोस्तों मिलती है, और यह मुख्य आंदोलन का पूर्वाभ्यास माना जाता है। तो पहले स्टेप में यहाँ पर हमारे जो नेता हैं उनको एक बड़ी कामयाबी मिलती है कि चामी गांव के लोग हमारे नेताओं का साथ देते हैं, और एक बड़ी ज़मीन अंग्रेज़ों के खिलाफ यहाँ पर तैयार होती है। और यहीं से अंग्रेज़ों के मन में क्या पैदा हो जाता है दोस्तों, डर पैदा हो जाता है। उसके बाद 2 से 9 जनवरी तक दोस्तों क्या होता है, जन जागरण कार्यक्रम होता है, और शक्ति जो समाचार पत्र है वो लगातार कुली बेगार प्रथा के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करता है। और 2 से 9 जनवरी 1921 में जन जागरण और प्रचार का चरण होता है। गांव-गांव में लोगों को कुली बेगार के खिलाफ अवैध करना, उनको शपथ दिलाना कि ये कुली प्रथा का दमन करना है। और फिर दोस्तों 10 जनवरी 1921 को जो प्रमुख नेता होते हैं कुमाऊं परिषद के, वो बागेश्वर
प्रस्थान करते हैं और 11 जून 1921 को बागेश्वर में जनसमूह बहुत बड़ी मात्रा में जुड़ता है दोस्तों। उसके बाद 12 जून 1921 में आंदोलन की निर्णायक सभा में की पूर्व संध्या होती है और 13 जनवरी 1921 उत्तरायणी पर्व का जो दिन था और उसी दिन जो है कुली बेगा रजिस्टर क्या होते हैं दोस्तों, उनका विसर्जन होता है और 14 जनवरी 1921 को सुबह ही आंदोलन की पूर्ण सफलता और विजय जुलूस वहाँ पर दोस्तों निकाला जाता है बद्रीनाथ पांडे के नेतृत्व में। और इसी सफल आंदोलन की वजह से बद्रीनाथ पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से दोस्तों जाना जाता है। उसके बाद जैसे ही दोस्तों ये आंदोलन सफल होता है और जो विंडम यहाँ पर पूर्व कमिश्नर होता है, जो यहाँ पर उस समय तत्कालीन जो कमिश्नर है विंडम, वो बद्रीनाथ पांडे को और उनकी टीम को अपने गेस्ट हाउस में बुलाता है कि वो भी बागेश्वर में तैनात होता है और उसके साथ डाइबिल भी वहाँ पर तैनात होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ के चलते लगभग जो शपथ लेने वाले थे, जिन्होंने लगभग 10 से 15 हज़ार मानी जाती है, लेकिन जो पूरी संख्या मानी जाती है, जो अन्य श्रद्धालु लोग भी जो टोटल वहाँ पर आए थे लगभग 40,000 के आसपास लोग, सभी को मिला के 40,000 थे। लेकिन जिन्होंने शपथ ली थी, जिन लोगों ने कि कुली बेगा रजिस्टर के जो शपथ समारोह में जो शामिल थे, वे 10 से 15 हज़ार तक उनकी संख्या दोस्तों बताई जाती है और जबकि अंग्रेजी रिकॉर्ड के हिसाब से ये 7 से 8 हज़ार तक संख्या ये बताई जाती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसी आंदोलन से प्रेरित होकर एक निर्णायक जन आंदोलन होता है। अभी तो हमने अपनी तरफ से दोस्तों कुली बेगा न देने की हमने दोस्तों शपथ ली है, उत्तरायण मेले के द्वारा हमने शपथ ली है। लेकिन चमेटा खाल आंदोलन होता है दोस्तों 1921 में, किसके नेतृत्व में? बैरिस्टर मुकुंदलाल के नेतृत्व में 30 जनवरी 1921 में। और यहाँ पर भी स्थानीय ग्रामीण और गढ़वाल कांग्रेस के कार्यकर्ता एक महत्वपूर्ण निर्णय करते हैं और इसमें निर्णय क्या लेते हैं कि कुली उतार, कुली बेगार और कुली बर्दाश्त का वो क्या करेंगे, पूर्ण त्याग करेंगे और ग्रामीणों द्वारा किसी भी सरकारी दौरे के लिए मुक्त सेवा न देने का सार्वजनिक संकल्प यहाँ पर चमेटा खाल पौड़ी गढ़वाल में लिया जाता है। और उसके बाद मुकुंदलाल द्वारा जनता और उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना और कुली बेगार आंदोलन 1921 के प्रमुख नेताओं और उनके, अब यहाँ पर जो अन्य नेता भी जो कुली बेगार आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, जैसे उनकी बात करते हैं, कुमाऊं मंडल की दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे कुमाऊं मंडल में बद्रीनाथ पांडे ये प्रमुख रणनीतिकार थे इस आंदोलन के। उसके बाद दोस्तों हरगोविंद पंथ और चिरंजीव लाल, मोहन सिंह मेहता। तो प्रथम जो गिरफ्तारी हुई थी दोस्तों, राजनीतिक जो गिरफ्तारी हुई थी जो दोस्तों 1921 में गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति जो थे इस आंदोलन में, वो कौन थे? तो मोहन सिंह मेहता थे दोस्तों। उसके बाद लक्ष्मीधर जोशी, ये सोमेश्वर को बिलोंग करते हैं, जो कुली बेगार में बहुत ज़्यादा सक्रिय थे, जो जनजागरण का नेतृत्व कर रहे थे। जो कुछ केसर सिंह रावत, ये भी दोस्तों हरमोड़ आए थे, लेकिन ये दक्षिणी गढ़वाल को बिलोंग करते हैं और वहाँ पर अनुसुईया प्रसाद के नेतृत्व में, और ये और अनुसुईया प्रसाद भगुना जी हो गए, केसर रावत गढ़वाल में कुली बेगार की कमान को संभाले थे और जन जन तक लोगों को तैयार करे थे और कुली बेगार के खिलाफ शपथ लोगों को दे रहे थे, किसी भी प्रकार का हम अंग्रेजों से सहयोग नहीं करेंगे। ये दोनों व्यक्ति जो बड़े व्यक्ति हैं, केसर सिंह रावत और अनुसुईया प्रसाद भगुना, ये दो बड़े नाम हैं गढ़वाल, खासकर दक्षिण गढ़वाल में केसर सिंह रावत और उत्तरी गढ़वाल में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा पौड़ी में। तो गढ़वाल के उत्तरी क्षेत्र में और दक्षिणी क्षेत्र में केसर सिंह रावत दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नाम आता है शांति प्रपन्न शर्मा, ये दोरहाट में नेतृत्व दोनों संभाले थे। और अब बात करते हैं दोस्तों गढ़वाल मंडल में अनुसुईया प्रसाद जगह जगह चमोली, श्रीनगर, चुलकोट, घर घर जाके ये लोगों को अवेयर करे थे और इन्होंने बड़ी भूमिका अदा करी थी। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने कुली बेगार के खिलाफ गढ़वाल में एक जनमत तैयार किया था, इसीलिए इनको वहाँ की जनता उसके बाद इनको गढ़ केसरी के नाम से जानी जाती है। और बैरिस्टर मुकुंदलाल दोस्तों ये कानूनी सलाहकार थे और इन्होंने चमेटा खाल में दोस्तों सभा की थी 30 जनवरी की। अभी हमने बात की केसर सिंह रावत, ये सिलपट्टी पौड़ी गढ़वाल में आंदोलन का उन्होंने सफल नेतृत्व वहाँ पर किया। कुली बेगार का ये नेतृत्व दे रहे थे, अलग अलग जगहों से अलग अलग आंदोलनकारी जो है कुली बेगार को समर्थन दे रहे थे। उसी बार प्रताप सिंह हो गए, सीने गढ़वाल से इस चीज़ को देख रहे थे। अब दोस्तों इतना बड़ा विरोध जब तैयार होगा, जब पूरी अंग्रेजों की ज़मीन खिसक गई और बाद में हमारे जो प्रांतीय काउंसिल जो उत्तर प्रदेश थी, इन्होंने 1 फरवरी 1923 को एक समिति बनाई थी और इसकी घोषणा करी थी। प्रांतीय काउंसिल की आधिकारिक जो समाप्ति इसकी हुई कुली बेगार प्रथा की, वो 1 फरवरी 1923 को उन्होंने कुली बेगार को क्या कर दिया,
जो स्वैच्छिक बना दिया। अवैध तो नहीं, मतलब जो लोग काम पैसा दे के काम करेंगे वो तो करेंगे, लेकिन जो जबरदस्ती काम कर रहे हैं बिना बेगार के, उसको समाप्त कर दिया। किसकी कमेटी की सिफारिश पर? कुमाऊं लॉ कमेटी की सिफारिश पर। और वैधानिक माध्यम क्या है? कुमाऊं राजस्व नियमों में संशोधन और 1923 में सहकारी अधिसूचना के द्वारा जो है दोस्तों, इस कुली बेगार प्रथा को अनिवार्य श्रम को किसमें बदल दिया गया? स्वैच्छिक और सवेतन सेवा में दोस्तों बदल दिया गया। तो दोस्तों एक बार फिर उस ऐतिहासिक दिन का स्मरण करते हैं। जो तारीख मैंने दोस्तों आपको बताई थी, जिस दिन कुली बेगार का अंत किया गया था दोस्तों, वो तारीख थी दोस्तों 13 जनवरी 1921। और उत्तरायणी पर्व मकर संक्रांति स्थान था दोस्तों सरयू गोमती संगम, बागनाथ मंदिर के पास ये जगह दोस्तों। लगभग 10 से 15 हज़ार लोगों ने शपथ ली थी। और जो अन्य श्रद्धालु जो अन्य पूजा पाठ के लिए, क्योंकि मेले में तो दोस्तों बहुत से अन्य लोग भी आते हैं जिनका आंदोलन से कोई लेना देना भी नहीं होगा, इन सब मिला के हम लोग लगभग 40,000 लोग कह सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने शपथ ली थी, 10 से 15 हज़ार लोगों ने हाथ में सरयू जल लेकर शपथ ली थी कि आज से हम कुली बेगार नहीं देंगे। और प्रधानों ने अपने साथ जो कुली रजिस्टर लाए थे उनको सरयू और गोमती संगम पर बहा दिया। और इस प्रकार ये गुलामी के दस्तावेजों का क्या कर दिया दोस्तों? अंतिम संस्कार कर दिया गया। जो गुलामी के जो दस्तावेज थे इसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और 14 जनवरी 1921 को दोस्तों जो कमिश्नर डाइबिल था, जो डिप्टी कमिश्नर था डाइबिल, भीड़ के आगे झुक गया और बेगार प्रथा का अंत किया। क्योंकि उसने देखी दोस्तों भीड़ बहुत ज़्यादा है और विंडम ने डाइबिल को किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया, उसने समझदारी से काम लिया। और इस प्रकार एक रक्तहीन क्रांति सफल हुई दोस्तों। और इसी सफलता के बाद जनता ने बद्रत पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम की उपाधि दोस्तों दी थी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों परीक्षा की गहराई से समझने के लिए आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। न्याय के सर्वोच्च देवता गुरु देवता आप पर हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो दोस्तों जय उत्तराखंड, जय हिंदुस्तान। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।